नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, चाचा पलटू राम भारतीय राजनीति में यह किस राजनेता को कहा जाता है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। और यह नामकरण किसने किया है यह भी बखूबी जानते होंगे। यदि मान लीजिए नहीं जानते हैं या नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाचा पलटू राम यह नामकरण करने वाले और कोई नहीं, बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव ने किया था। जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए थे, तो इन्होंने तेजस्वी जी ने उन्हें चाचा पलटू राम कहना शुरू कर दिया। ये लालू परिवार के लगभग सभी सदस्य जो उनके भतीजे के उम्र के थे, सभी उनको चाचा पलटू राम नाम से ही बुलाने लगे थे। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और जाके फिर से आरजेडी के साथ मिल गए और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविकॉल की जो पकड़ होती है वो पकड़ बनाए रखी। और साथ ही हमारे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो हमारे चाचा जो हमारे नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी जो हैं, उन्होंने बड़ा एक शगुफा छोड़ा, या उनके समर्थकों ने ये कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता बने और विपक्षी एकता में उनको मोदी की टक्कर में विपक्षियों की ओर से एक चेहरे के रूप में सामने लाया जाए। और साथ ही उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंप दिया जाए। बड़े कई दिनों तक ये सब चलाते रहे वो, मगर बीच में उनकी पकड़ अपने जेडीयू पर, अपने दल पर ढीली होने लगी। जब पकड़ ढीली होने लगी, कुर्सी पर पकड़ ढीली होने लगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो फिर उन्होंने अपना राग अलापना शुरू किया, जैसे कि आमतौर पे अलापते रहते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। तो इस दो चार दिनों में वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे थे। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया था उन्होंने मोदी जी के प्रति, और ऐसा लग रहा था कि, और ऐसी चर्चाएं चल निकली थी अखबारों में कहिए, मीडिया में कहिए, ये राजनीतिक गलियारों में कहिए, कि हो न हो नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। यानी वो पिछले 17 सालों से बीजेपी के साथ रहे हैं, फिर भी वो दो बार पलटी मार चुके थे। अब फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की फिराक में है। मगर हुआ ये कि 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के लिए अब कोई जगह नहीं है, उनके साथ गठबंधन करने की अब कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं बनती है। अब अमित शाह ने ये बात कह दी तो जाहिर सी बात है कि कोई गुंजाइश नहीं बनती है, और कोई चाहे जितना कहता फिरे या जितना भी कयास लगाता रहे, अंदाज मानता रहे, मगर अमित शाह का कहा हुआ तो पत्थर की लकीर है। तो अब साहब हमारे नीतीश जी में बेचैनी हो गई, और उसके दूसरे दिन ही, अमित शाह की ये कहने के दूसरे दिन ही, वो दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंच गए।
दिल्ली पहुंचकर कांग्रेसियों की इसमें चापलूसी में लग गए साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उस समय राहुल गांधी भी थे और उनके साथ हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। बाकायदा 1-1.5 घंटे तक उनके बीच में चर्चा हुई। ये चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हुई और जब चर्चा हुई 1.5 घंटे बाद, तो जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया तो उनका ये कहना था, सबका कहना था, मल्लिकार्जुन हो या राहुल गांधी हो, कहने लगे कि ये साहब जो मीटिंग हुई है ये विपक्षी एकता की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है। अब आश्चर्य का ये है कारण इसके पीछे कि भाई ये ऐतिहासिक कदम किस हिसाब से है। अरे ऑलरेडी आप लोग तो बिहार में गठबंधन में हो ही भाई, कांग्रेस है, आरजेडी यानी तेजस्वी की यानी लालू यादव की, और जेडीयू यानी नीतीश कुमार का, और 2-4 छोटे छोटे दल है। इस तरह से एक महागठबंधन के रूप में आप लोग एक साथ हुई, तो फिर ये ऐतिहासिक कदम किस हिसाब से। मगर उन्हें तो अपने वो इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस हो या जेडीयू या आरजेडी, कि हम लोग विपक्षी एकता की दृष्टि से एक साथ आ रहे हैं और विपक्षी एकता के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो करने की कोशिश करेंगे। मगर दोस्तों ये मानकर चलिए, ये विपक्षी एकता का जो नाटक है ना, बंदरों की उछल कूद के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, एक दीवार से दूसरी दीवार पर लगातार कूदता फांदता रहता है, वही कुछ विपक्षी एकता का आलम है देश में इस वक्त। कभी ये 2 लोग मिलके विपक्षी एकता का ढिंडोरा पीटते हैं, तो कभी कभी दूसरे 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके विपक्षी एकता का ढिंडोरा पीटते हैं। बस बाकायदा अखबार की सुर्खियां बनते, खबरों में छाए रहते हैं। अभी हाल ही में ईडी के खिलाफ एकजुट हुए 19 दलों में से शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार खुद होकर उन 14 दलों में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि हम राजनेताओं के लिए ईडी और सीबीआई के दृष्टि से जो इस तरह से उस हम लोगों को फजीहत करती हैं ये जांच एजेंसियां, उसको देखते हुए हमारे लिए नई नियमावली बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नए दिशा निर्देश जारी करे, नई गाइडलाइंस जारी करे। तब सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ ने बाकायदा इन लोगों को फटकार लगाई थी और फटकार लगाकर उन्होंने साफ तौर से कह दिया था, भले ही आप लोग राजनेता हो मगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हो। जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के लिए नियम कानून है उसी तरह आप पर भी वही नियम कानून लागू होते हैं, उनसे इतर नहीं हो। और इस तरह से उन्होंने इन लोगों की याचिका खारिज कर दी थी। यानी हालांकि उन्होंने जो इनके वकील है, जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। तो ये कहने का आशय है कि वही शरद पवार जो ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे 19 दलों के साथ, यानी अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर जो मोर्चा बना था 19-20 दलों का, उसमें भी शरद पवार शामिल थे। और 14 पार्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी उसमें भी शरद पवार और उनकी पार्टी शामिल थी। मगर शरद पवार ने जैसे ही सेशन खत्म हुआ, बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही उन्होंने पलटी मार ली, यू टर्न हो गए और उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जो अडानी के जेपीसी मांग को लेकर जो मुद्दा खींचा जा रहा था और उसके चलते जो संसद ठप की जा रही थी, उस पर भारी नाराजगी व्यक्त की। एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ कहा कि भाई ये अडानी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ये टारगेटेड है। एक बाहरी एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी के जरिए हमारे देश के किसी उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम भी जब उन्होंने यहाँ तक बताया कि जब हम शुरुआती दौर में राजनीति में आए थे तो सरकार की शिकायत करने के लिए, सरकार को अपने शिकंजे में लेने के लिए हम टाटा और
क्या कहते हैं, बिरला तक को इसी तरह से घेरने की कोशिश करते थे, मगर ये उचित नहीं था। हमको बहुत बाद में समझ में आया, कुछ दिनों राजनीति में रहने के बाद समय बीतता गया तो हमको इसके पीछे की सारी सच्चाई समझ में आने लगी। फिर हमको लगा कि नहीं, हम वो जो सोचते थे वो बिल्कुल गलत था। इसी तरह से अडानी को, जिनका देश के विकास में भरपूर योगदान है, उसे यदि राहुल गांधी इस तरह से ये करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो ये कहीं भी किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही स्वातंत्र वीर सावरकर को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई स्वातंत्र वीर सावरकर हमारे महाराष्ट्र में पूज्य हैं। हो सकता है कि उनकी आइडियोलॉजी से हम लोग थोड़ा सा अंतर रखते हों, थोड़ी दूरी रखते हों, मगर स्वाधीनता आंदोलन में जो उनका योगदान है उसको हमको हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जिस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, जिस तरह से उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। यहीं आकर वो नहीं रुके, डिग्री के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा। एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार ने न केवल अडानी, न केवल सावरकर, बल्कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री के मुद्दे पर भी रोष व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं बनता है। उनके साथ साथ उनके जो भतीजे हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि भाई डिग्री को देखकर 2014 में नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट नहीं दिया, वो उनके अपने करिश्मे से बहुमत से चुनकर आए हैं। तो डिग्री का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं बनता है। अब आप समझ लीजिए कि भाई विपक्षी एकता को किस तरह से पलीता लगाया शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार ने। और ये लोग, हमारे पलटू चाचा 2 दिन से दिल्ली में है। आपको हैरत होगी कि ये व्यक्ति, जिसका नाम नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री है बिहार के, अपने बिहार राज्य की सीमाओं से जल्दी बाहर नहीं निकलते। ये अपनी कुर्सी का पहिया पकड़ के बने रहते हैं बिहार में, पटना में, कि कहीं कोई मेरी कुर्सी न छीन ले। अरे बहुत दौड़ लगाते हैं तो दिल्ली आते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जाते वो। और यही जैसे ही अमित शाह ने कहा कि भाई आपके लिए सारे हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। अब उनको पता चल गया कि भाई आरजेडी को भी एक संकेत मिल गया है कि भाजपा हमारे साथ गठबंधन करने के लिए कहीं दूर दूर तक राजी नहीं है। तो उन्होंने अपना नया पैतरा खेला, पहुंच लिए कांग्रेस के दफ्तर, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। राहुल गांधी ने भी थोड़ी सी उनको इज्जत बख्श दी। तो राहुल गांधी के सामने जिस तरह से उन्होंने अपने आप को झुकाया है, वो देखकर समझ सकते हैं कि पलटू चाचा ने बिल्कुल अपने लिए एक ये बनाने की कोशिश की, माहौल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार फिर अरविंद केजरीवाल के पास भी पहुंच गए, उनसे भी मिले, हाथ मिलाया, गुलदस्ता दिया। मगर उनके जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने दूसरे दिन साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 2024 में मोदी के टक्कर में कोई यदि चेहरा होगा तो वो अरविंद केजरीवाल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। अब साहब अभी 24 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे कि इनकी विपक्षी एकता की जो कोशिश थी उसमें ये पलीता लग गया। तो ये मानकर चलिए कि भाई ये बंदर की उछल कूद के अलावा विपक्षी एकता की जो पैंतरेबाजी है, ड्रामेबाजी है, नौटंकीबाजी है, ये बंदरों की उछल कूद के अलावा और कुछ नहीं है।
2024 के चुनावों की घोषणा होने तक ये चलता रहेगा। और न केवल इतना ही नहीं, सीपीएम ने भी कह दिया कि भाई कोई ऐसी एकता वाली चीज की स्थितियां कहीं से भी नहीं बन रही हैं। तो नीतीश कुमार, और सुनिए साहब, ये तक फैला दिया गया, नीतीश कुमार जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, तो ये तक कह दिया गया कि भाई यूपीए के चेयरमैन बनाया जाएगा इनको, नीतीश कुमार को। अभी सोनिया गांधी है यूपीए की चेयरमैन। और साहब कितना भी आप लोग माहौल बना लीजिए, कितना भी नीतीश कुमार उछल कूद कर लें, लेकिन ये तय है कि जेडीयू के लिए हो या आरजेडी के लिए, दोनों के लिए बिहार में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। और आने वाले चुनाव में इसका आप लोगों को, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, मान लीजिए जनता करारा जवाब देगी। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।